हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अब आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए हर चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। मगर फ़िलहाल मैं टॉप 5 क्वेश्चन वाला जो फॉर्मेट था वो बदल चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे ना इम्पोर्टेंट किसी भी चैप्टर से, तो मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज ही की वीडियो देख लो। आज जो हमारी वीडियो है क्लास 9th के सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, हिंदी वालों के लिए मैं इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूँ और इंग्लिश वालों के लिए ये पीडीएफ लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे ग्रुप से उनसे भी आप मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले तो सबसे पहले देखेंगे हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, यानी फर्स्ट क्वेश्चन, हु कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर बिफोर द 18th सेंचुरी इन फ्रांस। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि हु कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर बिफोर द 18th सेंचुरी इन द फ्रांस, यानी कि फ्रांस के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा था सामाजिक और आर्थिक स्थिति को। तो हमको पता है एरिस्टोक्रेसी एंड द क्लर्जी। एरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी का मतलब होता है कि चर्च की पावर और प्लस में चर्च के द्वारा, या फिर राजा की पावर तो हो गई एक तरह से, चर्च और राजा की पावर। ठीक है, ये चलती थी सबसे ज़्यादा, और इनके द्वारा जो नियोजित किए जाते थे, जो भी अधिकारी बैठाए जाते थे ना, वो लोग चलाते थे पूरे के पूरे देश को। ठीक है, तो फ्रांस का ये क्वेश्चन था 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वही वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगला है नेम एनी 2 इंडियंस हु टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि 2 इंडियंस का नाम बताना है आपको जिन्होंने भारत के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ाया, या फ्रेंच रेवोल्यूशन भारत में उनके कारण आया। तो पहले तो है राजा राम मोहन राय और दूसरे हैं दादा भाई नेरोजी। क्या है? दादा भाई नेरोजी और राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए सो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, What were the varied response in Europe about transformation of society, यानी कि हम यूरोप के अंदर जो अलग अलग सोसाइटी देखते हैं, ठीक है, वो यूरोप में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यानी किस किस तरह से हुई है, तो उसके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 3 तरह से हमने सोसाइटी को बढ़ते हुए देखा है, यानी पहले लिबरल्स जिन्हें उदारवाद कहा जाता है, कंजर्वेटिव जिन्हें रूढ़िवादी कहा जाता है, रेडिकल जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं मगर एक अलग तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले, और हिंदी वालों को भी रेडिकल को रेडिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लिबरल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए लिबरल्स का काम क्या होता है कि फेवर्ड इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कि वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव खुद के लाना चाहते हैं। एंड लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन कहते हैं, यानी कि उदार दिल वाले होते हैं। ये कहते हैं नहीं, समाज के अंदर एक परिवर्तन होना चाहिए और वो समय के साथ साथ होना ही चाहिए। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मगर वहीं पे जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन का, तो ये पुरानी ट्रेडिशनल को अपनाते हैं। उनका मानना है कि अगर नई सोच लेकर आओगे तो पुराने ट्रेडिशन को हम खो देंगे। ठीक है, इसलिए ये राजतंत्र में बिलीव करते थे। ये कहते थे जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो ना, क्यों बदलने की ज़रूरत है। मगर रेडिकल जो होते हैं, रेडिकल का मानना यह है कि भाई हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चीज़ें चेंजेस कर दे तो समाज के अंदर चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ। ये सारे इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसी में से पेपर आने का है। ठीक है, चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, मेंशन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट फेवर्ड बाय द लिबरल्स, यानी कि लिबरल्स के द्वारा कैसी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो लिबरल्स है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को अपनाते हैं और लिमिटेड से स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनका मानना है लिबरल्स का कि भाई प्रत्येक बंदे को ना उसमें आना ही चाहिए, और इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट में है वो कौन होना चाहिए, वो कोई ना कोई आम लोगों में से ही होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, यानी आप कैसे नहीं कह सकते कि डेमोक्रेट्स नहीं होते। ठीक है, यानी जो उदारवादी है वो लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करते, कैसे कह सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, और इसीलिए कहीं ना कहीं मेरी जो आवाज़ है इधर उधर जा रही होगी, मेरे जो शब्द है इधर उधर जा रहे होंगे। रीज़न इसलिए क्योंकि अब हिंदी की तो PDF लेकर बैठा नहीं हूँ मैं, तो उसे कन्वर्ट करते समय ना कुछ शब्द रिपीट हो जाते हैं।
ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ शब्द रिपीट हो जाते हैं तो आप उसको ऐसे इग्नोर करना जैसे एग्ज़ाम टाइम में आप बाकी सब्जेक्ट को करते हो। ठीक है, तो हाउ कैन यू से दैट लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, यानी आप कैसे कह सकते हो जो उदारवाद हैं वो लोकतांत्रिक या लोकतंत्र सरकार में बिलीव नहीं करते। तो लिबरल ऑफन सपोर्ट प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन फॉर वोटिंग एक्सक्लूडिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, यानी जो लिबरल्स होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्वालिफिकेशन को वोटिंग के लिए और एक्सक्लूडिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही काम है उनका कि भाई वो लोग कोशिश करते हैं इस चीज़ को कि वो लोग क्वालिफिकेशन वोटिंग को फोकस करें और कोशिश करते हैं कि जो पोर्शन है ना और एक्सक्लूड करते हैं यानी बाहर निकालते हैं एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को। ठीक है, चलो अगला जो है हमारे सामने 6 क्वेश्चन है। ये PDF आप मुझसे ले लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कितना कलरफुल लेकर आऊँ ना, इंटरेस्टिंग है। चलिए, खुद बनाया भाई, बहुत मेहनत लगती है, तो एटलीस्ट इस मेहनत का फल मुझे दीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो 6 क्वेश्चन हमारे सामने। मेंशन 1 सिग्निफिकेंट व्यू ऑफ द रेडिकल्स। ठीक है, यानी कि आपको मेंशन करना है एक सिग्निफिकेंट ऑफ रेडिकल्स, यानी कि जो थे ना जो चेंजेस चाहते हैं मगर एक अलग तरीके से, उनके लिए आप मुझे एक सिग्निफिकेंट बताइए, एक उसका एक व्यू कौन सा है। तो रेडिकल्स एडवोकेटेड फॉर यूनिवर्सल सफरेज एंड सोशल इक्वालिटी। इनका मानना है कि जो दुनिया है वो एक सोशल इक्वालिटी को लेकर लड़ रही है ना, ये समाज में चेंज चाहते हैं। ठीक है, समाज के अंदर चाहते हैं, वो भी किसी भी तरह से। यूनिवर्सल सफरेज चाहते हैं, यानी कि यूनिवर्स में जो भी किसी तरह से सफ़र कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए इनको क्या करना है कि इनको सपोर्ट करना। 7th क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्वर्सेशन बिकम रिसेप्टिव टू द नीड ऑफ चेंज। ठीक है, यानी कि हमने देखा था कि रेवोल्यूशन में कब हमने देखा कि चेंजेस आना शुरू हुए, तो हम जानते हैं आफ्टर द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 के बाद फ्रांस के अंदर हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर कंजर्वेटिव जो थे ना चीज़ें वो चेंज नहीं हो पा रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ आइडियोलॉजी वॉज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल चेंज अर्लियर इन द 18th सेंचुरी। यानी कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो आइडियोलॉजी, ठीक है, कौन सा ग्रुप ऐसा है जो जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो अगेंस्ट है पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस के। तो कंजर्वेटिव वही है जो पुरानी सोच को लेकर चलते हैं साथ में, और राजा महाराजाओं को अपना राजा मानते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि देखो समाज में क्या परिवर्तन करेंगे तो जाहिर सी बात है जो पुरानी हमारी थिंकिंग है उसको बदलना पड़ेगा, है ना, पुराने समाज को बदलना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति पुराने समाज को तो नहीं बदलना चाहता, ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ। ठीक है, चलिए, तो 9th क्वेश्चन हमारे सामने कि व्हाट वर द आइडियाज़ ऑफ कंजर्वेटिव्स रिगार्डिंग सोशल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी। यानी कि वही है कि किस तरीके से एक पुरानी विचारधारा जो है वो बदल गई, किस तरीके से बदल गई। तो आंसर है कि कंजर्वेटिव जनरली सपोर्टेड ग्रेजुअल रिफॉर्म एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। यानी जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो जल्दी सपोर्ट नहीं करते किसी चीज़ को, और करते भी है तो इतना धीरे सुधार को चाहते हैं कि सुधार हो, मगर इतना धीरे हो कि वो दिखना चाहिए कि भाई वो किसी भी ट्रेडिशन को ख़राब नहीं करें। ठीक है, किसी की परंपरा, किसी की संस्कृति उसको ख़राब करते हुए ना जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो कंजर्वेटिव है उनका भी एक पक्ष ठीक होता है। जैसे इंडिया के अंदर जो है यहाँ पे साड़ी पहनी जाती है, ठीक है, कम कपड़े कम पहने जाते हैं, मतलब छोटे कपड़े नहीं पहने जाते हैं। ठीक है, इतने तो वहीं पे अमेरिका वगैरह में पहने जाते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में कंजर्वेटिव्स की नहीं सुनी गई तो वो उन्होंने चेंजेस कर लिए, मगर हमारे समाज में आज भी कंजर्वेटिव को होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे कपड़े पहन के आ जाए तो समाज कैसे कहता है, अरे देखियो कैसे कपड़े पहन के जा रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये कंजर्वेटिव सोच है। ठीक है, पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा। चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन यूरोप। यानी कि किस तरह के हम पॉलिटिकल ट्रेंड्स को देखते हैं यूरोप में, यानी कि किस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें कहाँ पे, पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन यूरोप। यानी कि राजनीतिकरण में किस तरीके से यूरोप के अंदर हमें अलग अलग राजनीतिकरण देखने को मिलता है। यानी पहले तो क्या था, पहले मोनार्की थी तो इतना राजनीतिकरण देखने को नहीं मिला था, मगर अब किस तरह की राजनीतिकरण है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने कहा था कि यूरोप के अंदर राजनीति बहुत अलग तरीके से बदली। 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में एक अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल पहले द राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है, यानी पूरे यूरोप में एक साथ राष्ट्रवाद की भावना आती है, राष्ट्रभक्ति की।
इसके अलावा यूनिफिकेशन मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि सारी कंट्री जो था वो मतलब जो भी कंट्री थी ना उनके अगर इधर उधर टुकड़े पड़े तो उन्होंने उसको भी जोड़ दिया, ठीक है। और जैसे इटली, जर्मनी, ये इसी समय में हमने देखा कि ये यूनिफिकेशन का पार्ट बनते, ठीक है। अगला देखते हैं द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन सम कंट्रीज़। कुछ कंट्री के अंदर हम ये भी देखते हैं कि लोकतंत्र आ गया, और लोकतंत्र आने से क्या हुआ कि वो कंट्री बिल्कुल अलग हो गई उन सब से जो भी पहले चल रहा था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज्ड सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन अदर, ठीक है। बाकी हर समाज के अंदर अब सामाजिक और राजनीतिकरण ना बहुत ज़्यादा होने लगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक और राजनीति को ज़्यादा समझ रहा था, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसके अंदर मैं सिर्फ 2-2 पॉइंट या 1-1 पॉइंट से क्वेश्चन क्लियर किए हैं। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे इससे थोड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें हम 4-4 पॉइंट को करेंगे, ये रहे वो वाले, ठीक है। और फिर उससे अगले वीडियो में लेकर आएंगे इसके 6-6 मार्क्स वाले, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 3 वीडियो आने वाली है, ठीक है। एक चैप्टर पे 3-3 वीडियो भी आएगी, तो हम पूरे महीने में क्लियर कर देंगे। मगर हाँ, आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा ना तभी मैं इसकी अगली वीडियो लेकर आऊँगा। अगर इस पर व्यूज़ नहीं आए तो मैं समझ जाऊँगा कि फिर मुझे उनके लिए काम करना पड़ेगा, NIS वालों के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।